हेलो स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आज हम स्टार्ट करेंगे आइसोमेरिज्म। अब आइसोमेरिज्म का डेफिनेशन एक बार आप सुन लो। ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो और डिफर हो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी या केमिकल प्रॉपर्टी या फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी बोथ, तो उस टाइप के जो कंपाउंड होंगे वो एक दूसरे के आइसोमर कहलाएंगे और उस फिनोमिना को हम आइसोमेरिज्म के नाम से जानते हैं। तो देखिए, ये बना है हमारा आइसोमर से। अब देखिए, आइसो का मतलब होता है सेम या फिर इक्वल, और मर का मतलब होता है पार्ट। तो जो आइसोमर होता है उसमें सेम या इक्वल होता क्या है? तो उसमें सेम या इक्वल होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो आइसोमर शो करने के लिए मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना चाहिए। ओके, अब बात करेंगे मर की। मर का मतलब पार्ट। तो यहां पर टोटल हम लोग को दो पार्ट पढ़ना है। फर्स्ट पढ़ेंगे हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमर और सेकेंड पढ़ेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ओके, तो आइसोमेरिज्म को टू टाइप से क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और सेकेंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब देखिए, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में टोटल हम लोग को 6 केस पढ़ना है। फर्स्ट पढ़ेंगे लिंकेज आइसोमेरिज्म, सेकेंड पढ़ेंगे आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, थर्ड पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, फोर्थ पढ़ेंगे हाइड्रेटेड आइसोमेरिज्म, फिफ्थ पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म और लास्ट पढ़ेंगे लिगेंड आइसोमेरिज्म। ओके, अब देखो आप स्टीरियो आइसोमेरिज्म को हमने टू टाइप से क्लासिफाई किया है। फर्स्ट ज्योमेट्रिकल आइसोमर और सेकेंड ऑप्टिकल आइसोमर। अब देखिए, स्ट्रक्चरल और स्टीरियो। स्ट्रक्चरल जो आइसोमर होता है इसमें हमारा कनेक्टिविटी जो होगा वो होगा डिफर। मीन्स जो बॉन्ड पैटर्न होगा वो कैसा होगा, इसमें डिफर होगा। ये स्ट्रक्चरल के लिए मस्ट है, कनेक्टिविटी का डिफर होना। बट जो हमारा स्टीरियो आइसोमर होगा इसमें कनेक्टिविटी जो होगा वो होगा सेम। तो ये याद रखना, अगर कनेक्टिविटी सेम है तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म, अगर कनेक्टिविटी डिफर है तो फिर स्ट्रक्चरल की बात करेंगे। आज के लेक्चर में हम स्ट्रक्चरल आइसोमर पढ़ेंगे और टोटल इसमें 6 केस पढ़ने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। केस 1 लिंकेज आइसोमेरिज्म। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। अब देखिए, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की हमने यहाँ डेफिनेशन दे रखा है, कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो ये तो आइसो की प्रॉपर्टी है। आइसोमर शो करने के लिए फर्स्ट कंडीशन है मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना चाहिए। अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम नहीं है तो फिर वो हमारा कंपाउंड आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला, तो जाहिर सी बात है अगर हम बात करेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमर की तो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, लेकिन उनका स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होगा, डिफर होगा। क्या कहलाएंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमर। स्ट्रक्चरल आइसोमर में टोटल हम लोग को 6 केस पढ़ना है। तो इसका फर्स्ट केस हम स्टार्ट कर रहे हैं लिंकेज आइसोमेरिज्म। अब देखिए, किस टाइप के कंपाउंड में लिंकेज आइसोमर पाया जाएगा। तो याद रखना, ऐसे स्ट्रक्चरल आइसोमर जिसमें एम्बिडेंटेड लिगेंड प्रेजेंट हो। तो ऐसे स्ट्रक्चरल आइसोमर जिसमें एम्बिडेंटेड लिगेंड प्रेजेंट होंगे तो कहलाएगा हमारा लिंकेज आइसोमेरिज्म। अब इसका एग्जाम्पल देख लो। हमने यहाँ पर 2 कॉम्प्लेक्स दिए हैं।
और हमें पता करना है कि यहाँ पर कौन सा आइसोमर शो कर रहा है। ओके, तो चूँकि जब भी आइसोमर के क्वेश्चन बनाएंगे तो सबसे पहले चेक करेंगे आइसो मीन्स सेम या इक्वल। क्या सेम या इक्वल होना चाहिए? मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो सबसे पहले ये पता करेंगे क्या मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। तो ये दो कॉम्प्लेक्स दिए हैं और दोनों के मॉलिक्यूलर फार्मूला हम यहाँ चेक करते हैं। 1CO NH3 5 टाइम्स NH3 5 टाइम्स NO2 Cl2 हाँ, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। जब मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा तो फिर हम इसके मर की बात करेंगे। मर मीन्स पार्ट की, और पार्ट कितने पढ़ने? टोटल 2। फर्स्ट स्ट्रक्चरल और सेकेंड स्टीरियो, राइट। अब देखिए, क्योंकि स्ट्रक्चरल का ही ये हमारा पार्ट है लिंकेज आइसोमर, तो लिंकेज आइसोमर कब शो करेगा? जब कंपाउंड के अंदर एम्बिडेंटेड लिगेंड प्रेजेंट होगा। तो ये हमारे दो जो है कॉम्प्लेक्स दिए हैं और इनका आपस में मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, तो हम कहेंगे आइसो है। अब जब मर चेक करेंगे तो मर में स्ट्रक्चरल चूंकि पढ़ रहे हैं तो स्ट्रक्चरल देखते हैं। तो स्ट्रक्चरल ऐसा स्ट्रक्चरल आइसोमर जिसमें एम्बिडेंटेड लिगेंड प्रेजेंट हो क्या कहलाएगा? लिंकेज आइसोमरिज्म। तो देखिए यहाँ पर NO2 हमको पता है, NO2 माइनस ये हमारा एम्बिडेंटेड लिगेंड है, और ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर एम्बिडेंटेड लिगेंड प्रेजेंट होगा क्या कहलाएंगे? तो वो हमारे लिंकेज आइसोमर कहलाएंगे। तो ये आपस में जो है लिंकेज आइसोमर शो करेगा, राइट। अब देखिए स्ट्रक्चरल का सेकेंड केस, और इसमें हमें पढ़ना है आयनाइजेशन आइसोमरिज्म। आयनाइजेशन आइसोमरिज्म का हमने डेफिनेशन दे रखा है, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। हाँ, आइसो की प्रॉपर्टी है मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना चाहिए, अगर सेम नहीं है तो फिर आइसोमर की बात नहीं करेंगे। बट डिफरेंट आयंस व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। तो ऐसे स्ट्रक्चरल आइसोमर जिनको वाटर में डिसॉल्व करने पर डिफर आयन दें क्या कहलाएंगे? आयनाइजेशन आइसोमरिज्म, राइट। अब देखिए एग्जाम्पल में हमारे दो कॉम्प्लेक्स दिए हैं और हमें पता करना है ये आपस में कौन सा आइसोमर शो कर रहे हैं। तो फिर से वही टेक्निक लगाएंगे, आइसोमर। आइसो सेम या इक्वल, क्या इक्वल होना चाहिए? मॉलिक्यूलर फार्मूला। देखिए हमेशा ऐसे ही आइसोमर चेक करते हैं, नहीं तो आपको धोखा हो सकता है एग्जाम में। पता चले आप मर चेक कर रहे हो कि स्ट्रक्चरल है कि स्टीरियो, आइसो आपने चेक ही नहीं किया। मीन्स अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो सेम होगा ही नहीं तो फिर हम मर की बात नहीं करेंगे। मर की बात तो तब करते हैं जब मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसा हो? सेम हो। तो इन दो कॉम्प्लेक्स में अगर हम बात करेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला की, तो यहाँ पर देखिए ये मिस है थोड़ा सा, ये कोबाल्ट है आपका CO, कोबाल्ट CO। तो CO के साथ NH3 5 टाइम्स, यहाँ पर भी CO के साथ NH3 5 टाइम्स, SO4 Br और Br। तो सही है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। अब जब मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है तो अब हम आगे मर की बात करेंगे। तो मर कैन बी क्लासिफाइड टू कैटेगरी, स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो। चूंकि हम स्ट्रक्चरल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर देखेंगे तो अगर हम इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो यहाँ पर पार्शियल डिसॉल्व होगा और Br माइनस मिलेगा, और इसको जब वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो पार्शियल डिसॉल्व होगा और SO4-2 मिलेगा। तो बताइए इन दोनों को वाटर में डिसॉल्व करने पर क्या अलग अलग आयन मिल रहे हैं? अगर अलग अलग आयन मिल रहे हैं तो इस टाइप के स्ट्रक्चरल आइसोमर को हम आयनाइजेशन आइसोमरिज्म के नाम से जानते हैं, राइट। आइए स्ट्रक्चरल आइसोमर का थर्ड केस हम देखते हैं, वो है हमारा कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म। कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म
अब देखिए इसका हमने डेफिनेशन दे रखा है, लिगेंड चेंज देयर पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू मेटल फ्रॉम वन कोऑर्डिनेशन स्फीयर टू अनदर कोऑर्डिनेशन स्फीयर। मतलब क्या है, तो कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म शो करने के लिए, कोऑर्डिनेशन आइसोमर शो करने के लिए सबसे पहली बात है डबल कोऑर्डिनेशन स्फीयर होना चाहिए, 1 and 1, ये बिल्कुल मस्ट है। अगर सिंगल कोऑर्डिनेशन स्फीयर होगा तो उस केस में हम कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म की बात नहीं करेंगे। तो कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म के लिए डबल कोऑर्डिनेशन जो है स्फीयर होना मस्ट है। अब देखिए होता क्या है, हमने माना X टाइप का ये सेंट्रल मेटल एटम है और इससे हमारा मान लो H2O लिगेंड जुड़ा है। हमने यहाँ माना Y टाइप का सेंट्रल मेटल एटम है और इससे हमारा Cl4 क्लोरीन लिगेंड जुड़ा है। अब होगा क्या कि ये जो हमारे लिगेंड होते हैं, लिगेंड वो पोजीशन को अपने चेंज करते हैं किसके रेस्पेक्ट में, सेंट्रल मेटल एटम के रेस्पेक्ट में। ओके, तो यहाँ पर ये Cl जो है, यहाँ पर ये Cl X मेटल के साथ कंबाइंड हो जाएगा और ये H2O जो है ये Y मेटल के साथ कंबाइंड हो जाएगा। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में होता क्या है, फर्स्ट डबल कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है और उसमें लिगेंड जो हमारे होते हैं वो अपने पोजीशन को चेंज करते हैं किसके रेस्पेक्ट में, मेटल के रेस्पेक्ट में, फ्रॉम वन कोऑर्डिनेशन स्फीयर टू अनदर कोऑर्डिनेशन स्फीयर, राइट। अब देखिए इसके लिए मैंने की पॉइंट दे रखा है, क्योंकि जब कोऑर्डिनेशन आइसोमर के क्वेश्चन आएंगे तो क्वेश्चन इतना इजी नहीं होगा कि आप देख के आसानी से बना सको उसे, उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। तो उसके लिए हमने की पॉइंट दे रखा है कि एग्ज़ाम में जब भी कोऑर्डिनेशन आइसोमर के क्वेश्चन आएंगे तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करोगे, आप पता कैसे करोगे कि ये कोऑर्डिनेशन आइसोमर शो कर रहा या नहीं कर रहा। तो ये की पॉइंट है और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब देखिए कोऑर्डिनेशन आइसोमर शो करने के लिए जो हमने यहाँ पर की पॉइंट मेंशन की है, इसमें 3 पॉइंट जो है वो मस्ट है। अगर इन तीनों कंडीशन को हमारा सिस्टम फॉलो करेगा तो हम बोलेंगे कोऑर्डिनेशन आइसोमर शो करेगा। अगर तीनों में से एक भी अगर फॉलो नहीं कर रहा तो हम बोलेंगे कोऑर्डिनेशन आइसोमर फॉलो नहीं करेगा। वो 3 हैं क्या, तो देखो 3 में फर्स्ट है हमारा डबल कोऑर्डिनेशन स्फीयर होना चाहिए, राइट। डबल कोऑर्डिनेशन स्फीयर होगा, ठीक है ना, कह सकते हैं डबल डब्बा। डबल डब्बा होगा तभी हम कोऑर्डिनेशन आइसोमर की बात करेंगे। तो ये हमारा है फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन, तो सेकेंड कंडीशन है मेड बाय केटायनिक एंड एनायनिक कोऑर्डिनेशन स्फीयर। मीन्स हमारा जो डब्बा है वो केटायनिक और एनायनिक होना चाहिए, केटायनिक और एनायनिक। ओके, ऐसा जरूरी नहीं है कि पहला डब्बा ही केटायनिक हो दूसरा एनायनिक हो, पहला एनायनिक भी हो सकता है दूसरा केटायनिक भी हो सकता है, तो कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करेंगे। तो ये क्लियर है सेकेंड कंडीशन कि जो 2 डब्बे हमने लिए हैं उनमें एक केटायनिक और दूसरा एनायनिक होना चाहिए। अब देखिए थर्ड कंडीशन है कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन स्टेट मस्ट बी सेम। कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ये कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ओके, अगर नेचर का सिस्टम इन तीनों कंडीशन को फॉलो कर रहा है तो हम बोलेंगे वहाँ कोऑर्डिनेशन आइसोमर वो शो करेगा। अगर मान लो इनमें से 2 कर रहा, 1 नहीं कर रहा, या 2 नहीं कर रहे या तीनों नहीं कर रहे, तो उस केस में हमारा कोऑर्डिनेशन आइसोमर की बात नहीं करेंगे। तो कोऑर्डिनेशन आइसोमर शो करने के लिए तीनों कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, राइट। अब देखो एक जो हमने पॉइंट यहाँ पर लिखा है ये स्पेशल पॉइंट है, आप याद रखना। ये स्पेशल क्यों है भाई, तो देखो है क्या कि इफ न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन स्फीयर देन नॉट शो कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म। कहने का मतलब जो हमने
2 डब्बे लिए फर्स्ट एंड सेकेंड, और इन डब्बों पर अगर कोई चार्ज ना हो, कोई चार्ज ना हो का मतलब न्यूट्रल हो, तो उस केस में हम कोऑर्डिनेशन आइसोमर की बात नहीं करेंगे। तो अगर इस टाइप का केस मिलेगा तो ये हमारे कोऑर्डिनेशन आइसोमर शो नहीं करेंगे। तो ये आप याद रखना। तो ये की पॉइंट आपको क्लियर हो चुका होगा। आइए इसको और क्लियर करते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है, ये हमारे कॉम्प्लेक्स दिए हैं ZnH2O का 4 PtCl4, ओके। और हमें पता करना है क्या ये कोऑर्डिनेशन आइसोमर शो करेगा, ओके। तो ये पता करने के लिए हम क्या करेंगे, हम कोऑर्डिनेशन आइसोमर के 3 कंडीशन लगाएंगे, ओके। फर्स्ट कंडीशन क्या है, डबल डब्बा होना चाहिए, मतलब डबल कोऑर्डिनेशन स्फीयर होना चाहिए। तो है 1 और 1 है, तो फर्स्ट कंडीशन जो है हमारा फुलफिल। अब इसके बाद सेकेंड कंडीशन, एक डब्बा केटायनिक और दूसरा डब्बा एनायनिक होना चाहिए। तो अब यहाँ पर हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। तो हमने बहुत ही डीपली ऑक्सीडेशन स्टेट आपको सिखाया है प्रीवियस लेक्चर में। तो यहाँ पर Zn का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 आएगा, Pt का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 आएगा। अब देखिए यहाँ पर स्फीयर पर कितना चार्ज रखें कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 आए, तो यहाँ पर +2 रखेंगे तो यहाँ Zn का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 आएगा। अब देखिए इस स्फीयर पर कितना चार्ज रखें कि यहाँ पर Pt का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 आए, तो यहाँ पर अगर हम -2 रखेंगे तो Pt का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 आएगा, राइट। तो एक डब्बा केटायनिक और दूसरा डब्बा एनायनिक हो गया, तो सही है। सेकेंड कंडीशन भी हमारा ये है, फुलफिल है यहाँ पे, ओके। अब अगर थर्ड कंडीशन भी फुलफिल हो जाएगा तो तीनों कंडीशन फुलफिल होंगे, तो उस केस में हम बोल सकेंगे इसको कि ये हमारा कोऑर्डिनेशन आइसोमर शो कर रहा। तो चलिए थर्ड कंडीशन लगाते हैं। थर्ड कंडीशन कह रहा कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन स्टेट ये जो है सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर जिंक जो है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और यहाँ पर Pt इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4, तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 सेम है। और ऑक्सीडेशन स्टेट, तो जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट +2, Pt का ऑक्सीडेशन स्टेट भी +2। तो क्लियर कट कोऑर्डिनेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों यहाँ पर क्या है, सेम है। तो हम कह सकते हैं कि हाँ ये हमारा तीसरा कंडीशन भी फॉलो कर रहा। तो बताइए तीनों कंडीशन को जब ये फुलफिल है इसके अंदर, तो हम बोल सकते हैं कि हाँ ये हमारा जो है कोऑर्डिनेशन आइसोमर शो करेगा, राइट। ऐसे ही एग्जांपल नंबर 2, यहां पर अगर हम बात करते हैं कि क्या ये हमारे कोऑर्डिनेशन आइसोमर शो करेंगे, ओके। तो अब वही 3 कंडीशन लगाते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन डबल डब्बा होना चाहिए जो कि है, ओके। सेकेंड कंडीशन एक केटायनिक दूसरा एनायनिक होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो Pt का ऑक्सीडेशन स्टेट +2, जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट +2। यहाँ पर हमारा आएगा, यहाँ पर अगर हम +2 रखेंगे तो यहाँ पर Pt का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 आएगा, यहाँ पर -2 रखेंगे तो Zn का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 आएगा। तो क्लियर कट हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हमारा सेकेंड कंडीशन भी फुलफिल है, एक केटायनिक और दूसरा एनायनिक। थर्ड कंडीशन ऑक्सीडेशन स्टेट कोऑर्डिनेशन नंबर सेम, तो हमें दिखाई पड़ रहा ऑक्सीडेशन स्टेट +2 सेम है और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 4 सेम है। तो हम कह सकते हैं तीसरा कंडीशन भी फुलफिल है। तो तीनों कंडीशन इसके अंदर फुलफिल है, तो हम कहेंगे हाँ ये हमारा कोऑर्डिनेशन आइसोमर शो करेगा, राइट। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल ट्राई करते हैं। हमारा अगला एग्जाम्पल है, ये हमारे कॉम्प्लेक्स दिए हैं और इसमें पूछ रहा हमसे ये हमारा कोऑर्डिनेशन आइसोमर शो करेगा या नहीं करेगा। अब कोऑर्डिनेशन आइसोमर शो करने का 3 कंडीशन जो कि मैंने बताया। फर्स्ट कंडीशन डबल कोऑर्डिनेशन स्फीयर होना चाहिए, मतलब डबल डब्बा होना चाहिए। सेकेंड कंडीशन एक केटायनिक और दूसरा एनायनिक होना चाहिए। थर्ड कंडीशन कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन स्टेट ये कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर तीनों कंडीशन फुलफिल होगा तो हम बोलेंगे कि हाँ हमारा कॉम्प्लेक्स जो दिया है वो कोऑर्डिनेशन आइसोमर शो करेगा,
ओके। अब देखो यहां पर अगर फर्स्ट कंडीशन की बात करेंगे तो हाँ फर्स्ट कंडीशन फुलफिल है, 2 कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। अब सेकेंड केस की अगर बात करेंगे, सेकेंड कंडीशन की, तो यहां पर जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट जो आएगा ये आएगा +2, यहां पर जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा +2। अब यहाँ स्फीयर पर कितना चार्ज रखें कि +2 आए इस जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट, तो +2 रखेंगे तो आएगा। यहाँ पर स्फीयर के ऊपर कितना चार्ज रखें कि यह इस जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 आए, तो यहाँ पर -2 रखेंगे तो इस जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 आएगा, राइट। तो हम बोल सकते हैं कि फर्स्ट कंडीशन के साथ साथ सेकेंड कंडीशन भी फुलफिल है। हाँ हमारा एक डब्बा केटायनिक है और दूसरा डब्बा एनायनिक है। अब थर्ड कंडीशन लगाते हैं तो कोऑर्डिनेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और ऑक्सीडेशन स्टेट +2 क्या सेम है? हाँ है। तो हम बोलेंगे ये तीनों कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं तो हाँ ये कोऑर्डिनेशन आइसोमर शो करेंगे। अब ये कन्फ्यूजन क्रिएट ना करना आप कि ये जो सेंट्रल मेटल लिया है आपने ये, तो देखिए ये जो सेंट्रल मेटल हमने लिया है ये हमारे सेम भी हो सकते हैं, ये हमारे डिफर भी हो सकते हैं। यहाँ आप कोई कन्फ्यूजन क्रिएट ना करना, ओके। अगला एग्जाम्पल है हमारा, अगला एग्जाम्पल ये हमारा दिया है और पूछ रहा हमसे क्या ये कोऑर्डिनेशन आइसोमर शो करेगा। तो पहचानना हम सीख रहे हैं शो करेगा या नहीं। वही 3 कंडीशन लगाएंगे 1 2 3। फर्स्ट कंडीशन डबल कोऑर्डिनेशन स्फीयर होना चाहिए, जिसको हम अपने समझने के लिए कह रहे थे डबल डब्बा होना चाहिए, तो है 1 और 1 डबल डब्बा है। सेकेंड एक केटायनिक और दूसरा एनायनिक होना चाहिए। तो यहां पर अगर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आएगा और कोबाल्ट का भी +3 आएगा। अब बताइए इस स्फीयर पर कितना चार्ज रखें कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आए। तो यहाँ पर +3 रखेंगे तो इसका +3 आएगा क्योंकि हमारा NH3 न्यूट्रल लिगेंड है। और यहाँ पर अगर हम रखेंगे, देखिए अगर यहाँ पर हम -3 रखेंगे तो -3 रखेंगे तो इस कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आएगा। तो हम कह सकते हैं कि सेकेंड कंडीशन भी फुलफिल है, एक डब्बा केटायनिक और दूसरा डब्बा एनायनिक है, राइट। अब थर्ड कंडीशन कोऑर्डिनेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट सेम होना चाहिए। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ऑक्सीडेशन स्टेट +3 सेम है, तो कहेंगे हाँ ये हमारे जो है तीनों कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं और तीनों कंडीशन को अगर फॉलो कर रहे हैं तो हम बोलेंगे ये कोऑर्डिनेशन आइसोमर शो करेंगे, राइट। आइए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। हमारा अगला एग्जांपल है यहाँ पर जो दे रखा है और हमसे यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछ रहा कि ये क्या कोऑर्डिनेशन आइसोमर शो करेगा। तो इसके 3 कंडीशन और वही तीनों लगाएंगे, अगर तीनों फुलफिल होंगे तो हम बोलेंगे कि ये हमारा कोऑर्डिनेशन आइसोमर शो करेगा। फर्स्ट डबल डब्बा होना चाहिए, तो 1 और 1 डबल डब्बा है तो फर्स्ट कंडीशन फुलफिल। अब बात करते हैं सेकेंड कंडीशन की, और सेकेंड कंडीशन कहता है एक केटायनिक और दूसरा एनायनिक होना चाहिए। अब अगर हम इसका ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर निकालेंगे तो यहाँ पर इसको x मानकर और इसको y मानकर निकालेंगे तो यहाँ पर आएगा आपका ऑक्सीडेशन स्टेट जिंक का +2 और Pt का ऑक्सीडेशन स्टेट +2। अब बताइए इस स्फीयर पर कितना चार्ज रखें कि इस जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 हो जाए। तो यहाँ पर अगर हम 0 रखेंगे तो इस जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होगा। अब यहाँ पर कितना चार्ज रखें कि इस Pt का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 हो जाए। तो यहाँ पर हम 0 चार्ज रखेंगे तो इस Pt का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 हो जाएगा, ओके। तो अब बताइए सेकेंड कंडीशन हमारा कहता है कि एक केटायनिक और दूसरा एनायनिक होना चाहिए और हमें यहाँ पर ऐसा
कोई भी कैटायनिक और एनायनिक डब्बा नहीं मिल रहा, क्योंकि यहाँ पर भी जीरो, ये भी न्यूट्रल, यहाँ पर भी जीरो, ये भी न्यूट्रल। लेकिन सेकेंड कंडीशन कहता क्या है, एक कैटायनिक और दूसरा एनायनिक होना चाहिए, जो कि यहाँ पर नहीं है। तो सेकेंड कंडीशन यहाँ पर फुलफिल नहीं है। तो मैंने आपको बताया था कोऑर्डिनेशन आइसोमर शो करने के लिए तीनों कंडीशन का फुलफिल होना मस्ट है। अगर तीनों में से एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं है तो हम कहेंगे वो हमारा कोऑर्डिनेशन आइसोमर शो नहीं करेगा। तो यहाँ पर ये हमारा कोऑर्डिनेशन आइसोमर शो नहीं करेगा। ओके, अब चलिए नेक्स्ट की पॉइंट की बात करते हैं। एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि बताइए इसके कितने आइसोमर बनेंगे। ओके, हाउ मेनी कोऑर्डिनेशन आइसोमर पॉसिबल इन दिस कंपाउंड, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। जैसे क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी कोऑर्डिनेशन आइसोमर पॉसिबल इन दिस कंपाउंड, और हमारा कंपाउंड दिया है। एग्जाम्पल के तौर पे हमने लिया फर्स्ट ZnH2O का 4 PtCl4। ओके, अगला है ZnH2O का यहाँ पर 4 एंड ZnCl4, ये ले लिया। अब देखिए इस टाइप के जब क्वेश्चन आएंगे कि इसके अगर ये हमारा कंपाउंड, अगर ये हमारा जो कंपाउंड दिया है ये कोऑर्डिनेशन आइसोमर शो कर रहा, तो इसके कितने कोऑर्डिनेशन आइसोमर बनेंगे। अगर ये हमारा कंपाउंड कोऑर्डिनेशन आइसोमर शो कर रहा तो इसके कितने कोऑर्डिनेशन आइसोमर बनेंगे, राइट। तो यहाँ पर हमने की पॉइंट मेंशन किया है, मोनोडेंटेड लिगेंड डिफरेंट मेटल के बीच अगर प्रेजेंट है, जैसा कि ये हमारा Zn और Pt डिफरेंट मेटल और इनके बीच हमारे मोनोडेंटेड लिगेंड, तो H2O और Pt हमारा ये क्या है, मोनोडेंटेड लिगेंड। तो डिफरेंट मेटल और प्रेजेंट है हमारे मोनोडेंटेड लिगेंड, तो उस केस में टोटल कोऑर्डिनेशन आइसोमर इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर। तो यहाँ पे इनका टोटल कोऑर्डिनेशन आइसोमर जो होगा किसके इक्वल होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर के, और यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 4। तो बताइए कोऑर्डिनेशन आइसोमर आंसर क्या आएगा 4, राइट। ऐसे ही नेक्स्ट है, और इसमें पूछ रहा अगर ये कोऑर्डिनेशन आइसोमर शो कर रहा तो इसके कितने कोऑर्डिनेशन आइसोमर बनेंगे। याद रखना जब कोऑर्डिनेशन आइसोमर शो करेगा तभी उसके कोऑर्डिनेशन आइसोमर बनाने की बात करेंगे। ये नहीं कि ये आपने ट्रिक लगा दिया और आंसर देखा तो आपका आंसर मिसमैच कर गया। क्यों? क्योंकि वो कंपाउंड हमारा कोऑर्डिनेशन आइसोमर मान लो शो ही नहीं कर रहा था और हमने ये ट्रिक लगा दिया कोऑर्डिनेशन आइसोमर निकालने के लिए उसका, तो गलत बात है। पहले क्या चेक करेंगे, हमारा कंपाउंड कोऑर्डिनेशन आइसोमर शो कर रहा या नहीं कर रहा। अगर कर रहा है तब हम बात करेंगे कि उसके कितने कोऑर्डिनेशन आइसोमर बनेंगे, मतलब तब हम ये ट्रिक लगाएंगे। अब देखिए सेकेंड कह रहा कि अगर सेम मेटल के बीच मोनोडेंटेड लिगेंड है, जैसा कि हमने यहाँ मेंशन किया है Zn एंड Zn, ये हमारे सेम मेटल है और इनके बीच हमारा ये मोनोडेंटेड लिगेंड है, तो उस केस में टोटल कोऑर्डिनेशन आइसोमर इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर बाई 2। तो बताइए यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 4 और 4/2 कितना होगा 2। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे कोऑर्डिनेशन आइसोमर की तो आंसर कितना आएगा 2, राइट। तो इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन जो इस 2 ट्रिक से आसानी से हो जाएगी। ओके, अब हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का 4th केस देखते हैं और ये है हमारा हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। इसको हम सॉल्वेट आइसोमेरिज्म के नाम से जानते हैं। अब देखिए हाइड्रेट आइसोमर है क्या, तो कॉम्प्लेक्स के अंदर और बाहर
अगर वाटर के मॉलिक्यूल डिफर हैं तो उस टाइप के आइसोमर को हम बोलेंगे हाइड्रेट आइसोमर। इसका डेफिनेशन हमने यहाँ पर दे रखा है। आइए एग्जाम्पल से और क्लियर करते हैं। ये देखिए हमारा एग्जाम्पल है, यहाँ पर COH2O का 6Cl3, COH2O का 5Cl, Cl2H2O। तो हमने इसका डेफिनेशन बताया कि कॉम्प्लेक्स के अंदर और बाहर अगर वाटर के मॉलिक्यूल डिफर हैं तो उस टाइप के आइसोमर को हम बोलेंगे हाइड्रेट आइसोमर। अब देखिए हाइड्रेट आइसोमर जो होता है हमारा अगर हाइड्रेट आइसोमरिज्म की बात करेंगे तो इसमें जो हमारा H2O होता है वो 2 टाइप का बिहेवियर शो करता है। फर्स्ट, हमारा H2O लिगेंड की तरह बिहेव करता है, और सेकेंड, हमारा H2O स्फीयर के जो बाहर पाया जाता है वो वाटर क्रिस्टल के रूप में हमें मिलता है। तो क्लियर है आपको कि अगर कॉम्प्लेक्स के अंदर और बाहर वाटर का मॉलिक्यूल डिफर है तो हम बोलेंगे हमारा वो हाइड्रेट आइसोमर शो कर रहा है। इसके एग्जाम्पल, तो यहाँ पर H2O 6 टाइम्स Cl3, हमने H2O 1 यहाँ पर निकाला, Cl अंदर ले लिया, तो ये H2O 5 यहाँ पर 1 H2O, यहाँ पर 2 H2O बाहर कर दिया और 2 Cl अंदर कर दिया, तो H2O 4 और यहाँ पर 2 H2O। तो देखने को मिल रहा स्फीयर के अंदर और बाहर वाटर का मॉलिक्यूल जो है हमारा डिफर है। तो डेफिनेशन में ही मैंने बताया है कि वाटर का मॉलिक्यूल कॉम्प्लेक्स के अंदर और बाहर डिफर होंगे तो हम बोलेंगे हाइड्रेट आइसोमर शो कर रहा। क्लियर? तो ये तीनों हमारे हाइड्रेट आइसोमर शो करेंगे। अब स्पेशल पॉइंट ये है हमारा कि ये जो हमने लिखा है अगला वाला कॉम्प्लेक्स, ये जो है ये हाइड्रेट आइसोमर शो नहीं करता। ओके, तो क्या कारण है कि ये हाइड्रेट आइसोमर शो नहीं करेगा? तो रीजन देखो आप, हाइड्रेट आइसोमर में जो हमारा वाटर का क्रिस्टल जो है H2O, ये जो स्फीयर के बाहर है ये हमेशा अटैच होता है आयन डाइपोल इंटरेक्शन से। ओके, तो याद रखना H2O अटैच बाय आयन डाइपोल इंटरेक्शन, आयन डाइपोल इंटरेक्शन। अब हम बात करेंगे कि ये आयन डाइपोल इंटरेक्शन होता क्या है। तो देखिए ये हमने माना X है और इसके ऊपर निगेटिव चार्ज है, तो अगर X है इसके ऊपर चार्ज है तो हम बोलेंगे ये आयन के फॉर्म में है, तो ये हो गया आयन। आयन डाइपोल, तो हम H2O को ही ले लेते हैं, H2O, ये H2O है। अब यहां पर पोलरिटी आएगी लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, ये पोलरिटी आएगी। तो जब पोलरिटी आएगी तो यहाँ पर पार्शियल का निगेटिव चार्ज डेवलप होगा और लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव पे पार्शियल का पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, तो हम बोलेंगे 1 और 1 2, तो डाई, और ये पोल है तो डाइपोल। डाइपोल आता कैसे है? तो अगर सिस्टम के बीच इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस है तो वहाँ पर हम डाइपोल की बात करते हैं, तो यहाँ पर डाइपोल होगा। क्लियर? तो ये डाइपोल। अब देखो, तो H2O जो होता है हमारा अटैच होता है आयन डाइपोल इंटरेक्शन से, तो यहाँ पर ये आयन और ये डाइपोल। अब होगा क्या, इसका पार्शियल पॉजिटिव और इसका पार्शियल इसका कंप्लीट निगेटिव अट्रैक्ट करेंगे आपस में। तो याद रखना जो H2O हमारा अटैच होता है वो होता है आयन डाइपोल इंटरेक्शन से, तो यहाँ पर आयन है Cl, उस पर माइनस आएगा तो आयन है, तो H2O अटैच हो जाएगा आयन डाइपोल इंटरेक्शन से। यहाँ पर भी Cl H2O, तो ये आयन और ये H2O अटैच होगा आयन डाइपोल इंटरेक्शन से। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो ओनली H2O है और स्फीयर के बाहर कोई आयन नहीं है, तो
तो जैसा कि हमें पता है H2O जब भी स्फीयर से अटैच होगा तो अटैच होगा आयन डाइपोल इंटरेक्शन से। चूंकि यहाँ आयन नहीं है तो यहाँ H2O अटैच होने की बात नहीं करेंगे और उस केस में हमारा ये जो है हाइड्रेट आइसोमर शो नहीं करेगा। तो इस टाइप का जब भी आपको केस मिले जिसमें H2O हमारे आयन डाइपोल के थ्रू अटैच ना हो रहा हो तो हम कहेंगे कि हम H2O को इस स्फीयर से नहीं जोड़ सकते, राइट। तो ये हमारा जो है हाइड्रेट आइसोमर शो नहीं करेगा। आइए अब हम स्ट्रक्चरल आइसोमर का फिफ्थ केस देखते हैं और फिफ्थ केस है हमारा कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमरिज्म। अब कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमरिज्म शो कब करता है? तो ये फाउंड इन पॉलीन्यूक्लियर कंपाउंड। अगर पॉलीन्यूक्लियर कंपाउंड होगा तो हम वहां पर कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमरिज्म की बात कर सकते हैं। अब ये पॉलीन्यूक्लियर कंपाउंड होता क्या है? तो पॉली मतलब मोर देन वन, मोर देन वन, ये हो गया आपका पॉली मतलब एक से ज्यादा। और न्यूक्लियर जो है न्यूक्लियर, तो यहां पर न्यूक्लियर का मतलब है आपका सेंट्रल मेटल एटम से। तो अगर सिस्टम के अंदर एक से ज्यादा सेंट्रल मेटल एटम है तो हम बोलेंगे उस टाइप के कंपाउंड को पॉलीन्यूक्लियर कंपाउंड, और वहां पर हम कोऑर्डिनेशन पोजीशन की बात कर सकते हैं। अब देखिए एग्जांपल में हमने मेंशन कर रखा है, ये हमारे दो कॉम्प्लेक्स दिए हैं और दोनों में एक से ज़्यादा सेंट्रल एटम है। एक से ज़्यादा का मतलब यहाँ पर दो सेंट्रल एटम है, यहाँ पर भी दो सेंट्रल मेटल एटम है। तो क्या ये पॉलीन्यूक्लियर कंपाउंड है? हाँ है, पॉलीन्यूक्लियर कंपाउंड है। यहाँ पर हम कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर की बात कर सकते हैं। अब कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर की पॉसिबिलिटी बनती कब है? कब कह सकते हैं कि ये हमारा कॉम्प्लेक्स जो है कोऑर्डिनेशन आइसोमर शो करेगा? तो इसमें होता क्या है, ड्यू टू एक्सचेंज नॉन ब्रिजिंग लिगेंड बिटवीन टू मेटल इन अ ब्रिज कॉम्प्लेक्स। तो ये हमारे ब्रिज कॉम्प्लेक्स हैं जिनमें ये हमारा ब्रिजिंग लिगेंड है, और ये हमारा जो है ये हमारा नॉन ब्रिजिंग लिगेंड है। ऐसे ही ये हमारा जो है नॉन ब्रिजिंग लिगेंड है, ये हमारा ब्रिजिंग लिगेंड है जो ब्रिज का फॉर्मेशन कर रहा है, ये हमारा नॉन ब्रिजिंग लिगेंड है, और ये ब्रिजिंग लिगेंड है, ये हमारा नॉन ब्रिजिंग लिगेंड है। तो कोऑर्डिनेशन पोजीशन चेक करने का तरीका, ये पॉलीन्यूक्लियर कंपाउंड में पाए जाते हैं। और कैसे पता करेंगे कि ये हमारा जो है कि कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर शो कर रहा? तो इसके लिए मैंने यहाँ कंडीशन दे रखा है, ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ नॉन ब्रिजिंग। जो हमारे नॉन ब्रिजिंग लिगेंड है, ऐसे लिगेंड जो ब्रिज का फॉर्मेशन नहीं कर रहे हैं, वो कहलाते हैं नॉन ब्रिजिंग लिगेंड। तो नॉन ब्रिजिंग लिगेंड जो है दो मेटल के बीच जब उनका एक्सचेंज करेंगे तो उससे होने वाले आइसोमर को बोलेंगे कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर। तो यहाँ पर इस CO से 4 टाइम्स H2O नॉन ब्रिजिंग लिगेंड अटैच है और इधर 2 टाइम्स और Cl2। यहाँ देखो यहाँ पर 3 टाइम्स H2O 1 Cl, मतलब एक Cl इसका इधर ले गए और एक H2O इधर ले गए। तो हम कह सकते हैं हमने नॉन ब्रिजिंग लिगेंड को एक्सचेंज कर दिया। तो ये आपस में क्या शो करेंगे? कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर, राइट।